मित्रों नमस्कार। जैसा कि आज के फिर हम अपने वीडियो में लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी टेट 2021 मॉडल पेपर दूसरा। मित्रों विषय जैसा कि संस्कृत चल ही रहा है, यानी मित्रों दूसरे आज मॉडल पेपर में हम 30 प्रश्नों का हल देखेंगे। इसमें मित्रों देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है। मित्रों देखिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें स्वर संधि का उदाहरण मिलेगा वही मित्रों इस यानी प्रश्न का विकल्प सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों पहला विकल्प हमारा क्या है, तल्लीना, यानी मित्रों जब इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा तत्धन लीना, यानी देखिए तत् धन लीना, ये मित्रों हो जाएगा। यानी तौर के बाद यदि ला है तो तौर का ला हो जाता है, अर्थात यह मित्रों व्यंजन संधि है, लत्व संधि के अंतर्गत, यानी लत्व संधि है और लत्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और देखिए मित्रों दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, जगदीशा। इसका मित्रों जब हम संधि विच्छेद कर देंगे तो इसमें लिखा जाएगा जगत धन ईसा, जगत धन ईसा, ये होगा मित्रों। यानी देखिए यदि स्पर्श व्यंजन यानी पूर्व वर्ण में झल प्रत्याहार हो और बाद में स्वर या व्यंजन आए तो झल का जस हो जाता है, अर्थात मित्रों झल का जब जस का मतलब पहला वर्ण अपने ही और का तीसरा वर्ण हो जाता है तो मित्रों इसके स्थान पर हो जाएगा दा, आगे ईसा करेंगे तो हो जाएगा जगदीशा। मित्रों ये उदाहरण जो है जस तो संधि के अंतर्गत उदाहरण है, यानी ये भी व्यंजन संधि है। फिर अगला देख लेते हैं मित्रों। अगला देखिए विकल्प इसमें क्या है कि रामस सेते, यानी जब मित्रों इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा रामस धन सेते, रामस धन सेते। मित्रों देखिए यानी ये अच्युत संधि के अंतर्गत उदाहरण है, इसलिए ये भी कौन संधि हुई, व्यंजन संधि। मित्रों यानी देखिए इसमें तीनों व्यंजन संधि हैं। फिर अगला देखिए विकल्प क्या है, अगला विकल्प है महोत्सवा। महोत्सवा मित्रों जब हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा कि महाधन उत्सवा, महाधन उत्सवा। ये मित्रों देखिए जब यहाँ पर दीर्घा धन हरसु दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा ओ, और यही जब वो इसमें मात्रा बन जाएगा तो लिखा जाएगा मित्रों क्या, महोत्सवा। यानी मित्रों यह देखिए स्वर संधि के अंतर्गत उदाहरण है, अर्थात स्वर संधि में मित्रों गुण स्वर संधि है, इसलिए हमारा विकल्प इसमें कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। चौथा का मतलब मित्रों हो जाएगा डी, यानी जो हमारा डी विकल्प चौथा विकल्प है वही सही हो जाएगा। फिर मित्रों देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि पठ धातु में सत्र प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। यानी मित्रों जब देखिए किसी क्रिया रूप में न लिखकर हलंत हो तो वह सत्र प्रत्यय होता है, जैसे पठन, गच्छन, लिखन, पिबन। अगर मित्रों इसमें से कोई हमको शब्द मिलेगा तो वही विकल्प माना जाएगा। तो चलिए देखिए मित्रों पहला विकल्प देखिए हमारा क्या है, पहला लिखा है पठित्वा। मित्रों जब देखिए त्वा आ जाए, त्वा करके आ जाए किसी क्रिया रूप में, वह आपका अक्त्वा प्रत्यय होता है, जैसे पीत्वा, खादित्वा, लिखित्वा, हंसित्वा, वह मित्रों हो जाएगा कौन, अक्त्वा प्रत्यय, इसलिए यह विकल्प हमारा सही नहीं होगा। फिर दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। दूसरा विकल्प है पठन। मित्रों देखिए यही ना पर हलंत है, इसलिए यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों आगे भी देख लेते हैं। अगला देखिए विकल्प है पठनियम, यानी मित्रों जहाँ अनी करके आए वहाँ नियर प्रत्यय होता है। आगे देखिए जो पठनम लिखा है मित्रों ये लिप्त प्रत्यय है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सही हो गया, दूसरा। इसमें यानी मित्रों दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का विकल्प भी दूसरा सही हुआ, यानी विकल्प भी सही हुआ। फिर तीसरा प्रश्न हमारा मित्रों देखिए क्या है कि पूछा है मध्यम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। यानी मित्रों देखिए मध्यम पुरुष में जैसे त्वम, युवाम, यूयम होता है। मित्रों अगर उसी में से कोई हमको विकल्प मिल जाएगा, इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं वही हमारा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखिए हम इसमें विकल्प को देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों पहला हमारा विकल्प क्या दिया है, युवाम। तुम माने तुम, युवम माने तुम दोनों, और यूयम माने होता है मित्रों तुम सब। तो हमारा विकल्प पहला ही क्या हो गया, सही हो गया इसमें, यानी पहला विकल्प सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं। आगे देखिए मित्रों ते लिखा है, यानी ते प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता, ते माने वे सब होता है। आगे भी देखिए, आगे देखिए लिखा है अहम माने होता है मैं। मित्रों यह उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। फिर आगे भी देख लेते हैं। आगे लिखा है वयम माने मित्रों होता है हम सब। यानी देखिए ये भी उत्तम पुरुष
बहुवचन का रूप है, इसलिए विकल्प हमारा कौन सही हो गया? पहला, यानी विकल्प ए सही हो गया। युवा में युवा माने मित्रों होता है तुम दोनों। तो फिर देखिए मित्रों, इस प्रकार से तीसरा भी प्रश्न समाप्त होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, यानी चौथा प्रश्न है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है। मित्रों संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। ये मित्रों कई बार परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है। यानी संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी में मित्रों 13 उपसर्ग होते हैं। ये आप लोग विशेष रूप से याद कर लीजिएगा। तो देखिए मित्रों, इसमें जहां पर 22 होगा वही विकल्प हमारा सही होगा। देखिए 13 भी दिया है मित्रों, यदि हिंदी का होता तो 13 सही होता, इसलिए यहाँ देखिए हिंदी है नहीं संस्कृत का है, इसलिए विकल्प हमारा कौन सा, यानी दूसरे विकल्प में देखिए क्या लिखा 22, इसलिए मित्रों हमारा बी विकल्प सही हो गया, यानी 22 उपसर्ग होते हैं। फिर मित्रों देखिए अगला हमारा यानी पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है कि प्रेजते पदे का संधि, अर्थात मित्रों प्रेजते पद में कौन सी संधि है? इसमें देखिए विकल्प, पहला विकल्प क्या लिखा है? पूर्व रूप। पूर्व रूप मित्रों जहां पर अवग्रह चिन्ह दिखाई दे वो पूर्व रूप संधि होती है। जैसे हरे यौ, बने यस्मिन, बालको अपि होता, रामो अपि होता है। यहाँ देखिए कोई अवग्रह चिन्ह ही नहीं है, इसलिए पूर्व रूप संधि नहीं है। फिर आगे देखिए मित्रों गुण लिखा है। गुण में जब देखिए किसी अक्षर पर ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो या अर हुआ हो या अल हुआ हो तभी गुण संधि होता है। इसलिए देखिए मित्रों इसमें जो भी नियम हो कोई नियम हुआ नहीं, इसलिए भी संधि नहीं है। फिर अगला देखिए मित्रों है पररूप, यानी पररूप संधि मित्रों, पररूप माने पर हो जाना, यानी सामने वाला जो अक्षर होता है पहले वाले अक्षर पर पररूप हो, अर्थात पररूप का मतलब मात्रा बन करके लग जाना ही पररूप होता है। तो मित्रों देखिए जब प्रेजते का हम संधि विच्छेद कर देंगे तो लिखा जाएगा प्राधन एजते, प्राधन एजते। यहां देखिए मित्रों आकारांत उपसर्ग के बाद ए, यानी देखिए मित्रों इसकी परिभाषा, इसका नियम यही होता है कि जब आकारांत उपसर्ग के बाद एंग प्रत्याहार, एंग का मतलब ए या ओ में से कोई एक स्वर आए तो इस सामने वाला स्वर पहले वाले अक्षर पर मात्रा बन जाता है। जब मात्रा बन जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? प्रेजते। मित्रों यह आपका जो विकल्प देखिए, इसमें विकल्प क्या है? तीसरा, यानी पररूप संधि, यही पररूप मित्रों सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए वृद्ध है। वृद्ध में मित्रों जब किसी अक्षर पर ऐ की मात्रा या औ की मात्रा हो तभी वह वृद्ध संधि होती है। इसलिए मित्रों देखिए इसमें से कौन सा विकल्प सही हुआ? हमारा जो विकल्प सही हुआ तीसरा, यानी विकल्प मित्रों सी सही है, पररूप संधि है, यानी प्रेजते में पररूप संधि है। फिर मित्रों देखिए हमारा अगला यानी छठवां प्रश्न है। छठवां प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य है। मित्रों इसमें देखिए हमको अशुद्ध वाक्य केवल चुनना है, कौन सा अशुद्ध है, यानी कौन सा सही नहीं, सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें पहला विकल्प क्या है कि सह पुस्तकम पठति। मित्रों जब अनुवाद बनाया जाता है, अनुवाद में केवल मित्रों एक ही नियम बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया भी लिखी जाती है। इसमें देखिए मित्रों जैसे सह पुस्तकम पठति, स मित्रों प्रथम पुरुष से एक वचन का कर्ता है और क्रिया भी जैसे देखिए मित्रों लट लगा में ट्रिक क्या है? तीता अंति सीथा था आम यावहामा, यानी मित्रों जब ती में पठ जोड़ देंगे तो पठत बनेगा, यानी सह पुस्तकम पठत, वह किताब पढ़ता है। मित्रों यह देखिए यानी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है और प्रथम पुरुष एक ही वचन की क्रिया भी लिखी गई, इसलिए भी विकल्प क्या हुआ? सही है मित्रों। यानी देखिए इसमें जो अशुद्ध पूछा है अशुद्ध या नहीं, यानी अशुद्ध है। फिर अगला देखिए विकल्प क्या है? अगला है ते विद्यालय गच्छन्ति, ते माने वे सब, विद्यालय माने विद्यालय, गच्छन्ति माने जाते हैं, यानी वे सब विद्यालय जाते हैं। मित्रों देखिए ये भी विकल्प सही है। फिर अगला देखिए है तुम जलम पिबामि। मित्रों देखिए यही विकल्प, यानी इस प्रश्न का जो विकल्प होगा यही सही होगा। क्यों सही होगा? देखिए तुम मध्यम पुरुष मित्रों एक वचन का कर्ता है और क्रिया जो लिखी गई है ये उत्तम पुरुष से एक वचन की क्रिया लिखी गई है। अगर यहाँ अहम लिखा होता तो ये विकल्प सही होता। यानी मित्रों ये प्रश्न जो यहाँ जो विकल्प लिखा गया अर्थात इसका जो अर्थ लिखा गया, अनुवाद लिखा गया है, अनुवाद सही होता मित्रों। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प जो है यही अशुद्ध है, यानी यही विकल्प इसमें सही माना जाएगा। फिर आगे देखिए मित्रों क्या लिखा है? वयम क्रीडामा, यानी हम सब खेलते हैं, भी वाक्य सही है। फिर देखिए मित्रों यानी इस प्रकार से छठवें प्रश्न का विकल्प जो हुआ
यानी छठवां जो प्रश्न हमारा था, प्रश्न का विकल्प तीसरा, यानी मित्रों देखिए सी विकल्प जो है वही विकल्प सही हुआ। फिर आगे देखिए सातवां प्रश्न क्या है। सातवें प्रश्न पूछा है कि वनौषधि में संधि है। मित्रों देखिए जब अ या औ की मात्रा आए तो वह वृद्धि संधि का उदाहरण होता है, जैसे नयनम, एकैक, ममयो, सदैव, वनौषधि, महौषधि आ जाए, जलौघा, तो ये सब जो भी उदाहरण होते हैं वे किस संधि के अंतर्गत होते हैं, वृद्धि संधि। तो मित्रों देखिए वनौषधि आया है, इसलिए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यानी देखिए पहला विकल्प दिया है वृद्धि, यानी मित्रों इसमें पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिए अयादि है ना, तो अयादि संधि है। दीर्घ है, दीर्घ कोई नहीं हुआ इसलिए दीर्घ संधि नहीं है। यण में यानी ई का या, उ का वा, री का रा और लरी का ला नहीं हुआ इसलिए यण संधि नहीं है। कौन संधि सही है, वृद्धि संधि, यानी मित्रों विकल्प इसमें ए सही हुआ, पहला विकल्प सही हुआ। फिर आगे देखिए आठवां प्रश्न मित्रों क्या है। आठवां प्रश्न है संस्कृत में व्यंजनों की संख्या है। संस्कृत में कितने व्यंजन होते हैं मित्रों, संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और स्वर पूछा जाए तो स्वर 9 होते हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी मित्रों देखिए इसमें जो 33 होगा वही विकल्प सही होगा। पहला विकल्प देखिए है 32, यानी मित्रों 32 व्यंजन नहीं है। फिर आगे देखिए 11 दिया है, 11 भी नहीं है। तीसरा देखिए मित्रों विकल्प क्या दिया है, 33, यानी इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए मित्रों 9 दिया है, यदि 9 यानी स्वर यदि पूछा होता तो हमारा विकल्प डी सही होता। इसलिए मित्रों संस्कृत व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या मित्रों 33 है, इसलिए विकल्प कौन सही हो गया, यानी तीसरा विकल्प या सी विकल्प सही हो गया। फिर आगे देखिए नवां प्रश्न क्या है। नवां प्रश्न पूछा है कि चंद्रशेखरा में समास है। मित्रों देखिए चंद्रशेखरा में कौन समास है, पहला दिया है व्ययी भाव, दूसरा द्विगु दिया है, तत्पुरुष दिया है और बहुप्रिय दिया है। मित्रों देखिए जब यथा, प्रति, आ, अन, उप, अनु आदि ये शब्द आए तो वह व्ययी भाव समास होता है। इसमें से मित्रों देखिए कोई शब्द मिला ही नहीं, इसलिए व्ययी भाव समास नहीं है। फिर अगला देखिए द्विगु है। द्विगु में मित्रों जब कोई संख्यावाचक पूर्व पद जो होता है संख्यावाचक होता है तभी वह यानी द्विगु समास होता है, इसमें कोई संख्यावाचक है ही नहीं। जैसे देखिए पंचवटी, तिरंगा, त्रिभुवन, ये जब होते हैं तो उसमें कौन सा विकल्प सही होता है, यानी कौन समास होता है, द्विगु समास होता है। फिर अगला देखिए मित्रों तत्पुरुष दिया है। तत्पुरुष में जब कोई विभक्ति आती है, यानी मित्रों तत्पुरुष 2 होते हैं, एक समानाधिकरण होता है, एक व्याधिकरण होता है। यानी मित्रों देखिए तत्पुरुष में जो व्याधिकरण तत्पुरुष होता है उसमें विभक्तियां चलती हैं, विभक्तियों में से मित्रों देखिए कोई विभक्ति नहीं मिली है, इसलिए भी विकल्प सही नहीं है। अगला देखिए विकल्प क्या है, बहुब्रीहि समास। मित्रों देखिए जब जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना हो अर्थात अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखिए नीलकंठ, शूलपाणि, चक्रपाणि, बीड़ापाणि, ये सब मित्रों जब शब्द आता है तो बहुब्रीहि समास होता है। इसमें देखिए मित्रों क्या दिया है, यानी देखिए चंद्रशेखरा में समास है। कौन समास है मित्रों, इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा, यानी इस शब्द का समास विग्रह जब करेंगे हम तो होगा चंद्रशेखरी यशसा, यानी चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव होंगे, इसलिए विकल्प मित्रों कौन सही हो जाता है, डी, यानी बहुब्रीहि समास सही होगा। फिर अगला देखिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है कि कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, यानी मित्रों इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं चारों विकल्प में कौन सा स्वर नहीं है वही देखिए। इसमें पहला देखिए विकल्प क्या है, का। मित्रों का यानी काद्योमावसा नाम स्पर्शा, ये स्पर्श व्यंजन अर्थात यह व्यंजन पहले ही स्पष्ट हो चुका। अगला देखते हैं ई मित्रों है यानी स्वर है। फिर आगे देखिए री भी स्वर है और अगला जो विकल्प डी है ये भी स्वर है। इसलिए मित्रों कौन सा वर्ण स्वर नहीं है, इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा यानी का। इस प्रकार से देखिए मित्रों ये यानी 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हुआ, पहला विकल्प सही हुआ। फिर देखिए मित्रों इसमें यानी 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न क्या है, पूछा है कि भीत्र अर्थानाम भय हेतु सूत्र किस विभक्ति का बोधक है। यानी मित्रों जब भीत्र अर्थानाम भय हेतु जहाँ पर भय या डर हो उसमें पंचमी विभक्ति यानी मित्रों अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। तो चलिए देखिए मित्रों इसमें जो
हमको विकल्प दिखा है, यानी पंचमी विभक्ति होगी या अपादान कारक होगा, वही मित्रों विकल्प सही होगा। जैसे देखिए मित्रों, भीतरार्थानाम भयेतु, जिससे डरा जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स सिंहात विभेति, वह सिंह से डरता है। स चोरात विभेति, वह चोर से डरता है। तो इसमें देखिए मित्रों, यानी भीतरार्थानाम भयेतु सूत्र होता है, अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति होती है। तो देखिए मित्रों, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें देखिए पहला विकल्प क्या दिया है, यानी पहला विकल्प है तृतीया, तृतीया है ही नहीं, द्वितीय ये भी नहीं है। फिर मित्रों देखिए अगला विकल्प है पंचमी, यानी पंचमी विभक्ति, ये सही हो जाएगा। आगे सप्तमी है, ये भी मित्रों सही नहीं होगा। यानी इस प्रकार से देखिए 11वां जो प्रश्न था उसका, यानी 11वें प्रश्न का विकल्प सी, यानी तीसरा विकल्प जिसमें पंचमी विभक्ति लिखी गई है, वही मित्रों विकल्प हमारा सही हुआ। फिर अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हरे का संधि विच्छेद होगा। हरे का संधि विच्छेद मित्रों यह अयादि संधि का उदाहरण है। इसमें देखिए, यानी अयादि संधि में नियम ये होता है, उसका सूत्र होता है कि एचो अयवा यावा है, यानी जब एच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे समान हो चाहे असमान हो, यानी अच अच का मतलब स्वर आए तो ए का आए, ओ का आओ और अय का आए तथा औ का आओ हो जाता है। तो इसमें देखिए मित्रों, इसका विकल्प देखिए कौन सही होगा। यानी देखिए पहला क्या लिखा है, हरिधन ए। मित्रों देखिए इसमें हरिधन ए यदि कर दे रहे हैं, देखिए इसका संधि विच्छेद, जैसे यदि हम कर दें हरिधन ए, हरिधन ए कर दिए मित्रों, देखिए विकल्प सही नहीं हुआ, क्योंकि धन से पहले क्या हुआ, ए नहीं आया। यानी देखिए इसमें ए, ओ, आए और आओ, इसमें से चारों वर्ण में से कोई एक वर्ण आना चाहिए, और बाद में चाहे जो स्वर आए तो ए का आय हो जाता है। इसलिए मित्रों ये भी विकल्प गलत है। फिर आगे देखिए हर धन ए लिखा है, यहाँ पर आ है और आगे ए है, इसमें भी देखिए मित्रों, इसलिए ये भी विकल्प गलत है। आगे देखिए हर धन आए लिखा गया है, यानी धन से पहले आ है बाद में भी आ है, इसलिए भी विकल्प गलत है। अगला देखिए मित्रों, जो चौथा विकल्प लिखा है, यानी हरे धन ए जब कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, हरे हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए के बाद ए आएगा तो इसका हो जाएगा अय हो जाएगा। जब मित्रों देखिए इसमें से स्वर निकल जाएगा, ए स्वर निकलेगा तो यहाँ आधा बचेगा, और जब यही स्वर इसमें मिल जाएगा पूरा यानी रा हो जाएगा, और यह जो ए है यानी यह हुआ है, यहाँ में जब ए मात्रा बन जाएगा तो यह हो जाएगा अय, अर्थात यह लिखा जाएगा हर ए मित्रों होगा। तो विकल्प ही हमारा कौन सही हो जाएगा, डी। यानी मित्रों हरे का संधि विच्छेद जब पूछा जाए तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प में दिया है तो विकल्प मित्रों होगा हरे धन ए। इसलिए मित्रों देखिए, यानी 12वां जो हमारा प्रश्न था, 12वें प्रश्न का उत्तर क्या, यानी विकल्प कौन सही हुआ, डी, यानी हरे धन ए बराबर हरे होता है। फिर अगला देखिए यानी 13वां प्रश्न क्या है, 13वें प्रश्न में है कि गणेशाय नमः, गणेशाय नमः में गणेशाय में कौन सी विभक्ति है। मित्रों देखिए इसका सूत्र होता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच्य के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी नमस्कार के योग में, स्वाहा के योग में और कल्याण के योग में, तथा जो आगे यानी वसठ योगाच्य यानी इसके योग में जो होता है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यानी देखिए मित्रों गणेशाय जैसे बालकाय होता है, जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः, हरे नमः, इसमें मित्रों देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गणेशाय जो यहाँ लिखा गया है, गणेशाय में देखिए कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। यानी मित्रों सूत्र वही होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच्य के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी संप्रदान कारक होता है। तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। आगे देखिए तृतीय है, तृतीय में नहीं होता। फिर अगला देखिए मित्रों पंचमी विभक्ति लिखा गया है, ये भी नहीं होगा। अगला फिर द्वितीय, ये भी मित्रों विकल्प गलत होगा। तो विकल्प हमारा कौन सही हो जाएगा, ए, विकल्प ए मित्रों जो हमारा है, यानी चतुर्थी विभक्ति का विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही होगा। फिर अगला देखिए मित्रों 14वां प्रश्न हमारा है। 14वां प्रश्न क्या है कि हाथी को संस्कृत में कहते हैं। मित्रों हाथी को देखिए गज भी कहते हैं, यानी गजा माने भी हाथी होता है और कुंजर माने भी मित्रों हाथी होता है।
तो एक बार देखिए यह प्रश्न आ भी चुका है कि कुंजर को कहते हैं, कुंजर माने मित्रों हाथी होता है। देखिए जहां पर या तो गज में से गज होगा या तो कुंजर होगा, वही विकल्प हमारा सही होगा। देखिए मित्रों पहला विकल्प क्या है, सिंहा। सिंहा माने होता है शेर, ये विकल्प गलत हुआ। फिर अगला देखिए सस्का। सस्का माने मित्रों होता है खरगोश, ये भी विकल्प गलत है। फिर अगला देखिए मित्रों उष्ट्रा लिखा गया है। उष्ट्रा माने होता ऊंट, यानी मित्रों चाहे उष्ट्रा आए, चाहे क्रमेलक आए, चाहे लंबोष्ठा आए, वह मित्रों कौन सा यानी ऊंट का पर्यायवाची है। तो यह इसका मतलब उष्ट्रा माने क्या होता है, ऊंट होता है। फिर हमारा देखिए मित्रों चौथा विकल्प क्या है, चौथे विकल्प में लिखा है कुंजर। कुंजर माने मित्रों होता है हाथी, तो इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी, यानी हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुंजर कहते हैं। मित्रों इस प्रकार से देखिए 14 यानी जो 14 नंबर का प्रश्न था उसका विकल्प कौन सही हुआ, डी, यानी हाथी को संस्कृत में कहते हैं कुंजर, यानी कुंजर माने हाथी होता है। फिर अगला देखिए 15वां प्रश्न क्या है। 15वां प्रश्न पूछा है कि आहम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। आहम शब्द का तो मित्रों जब आहम का करेंगे तो मया होता है, तुम का त्वया होता है, सह का तेन होता है। इस प्रकार से देखिए इसमें अगर मया मिलेगा तो वही सही होगा। पहले देखिए मित्रों त्वया लिखा है, त्वया का मतलब तुम का त्वया होता है, यानी इसका तृतीय विभक्ति एक वचन का जब रूप चलाएंगे तुम का तो त्वया होता है। फिर आगे लिखा आहम ज्यों का त्यों लिखा गया है। फिर अगला देखिए मित्रों मया लिखा गया है, यही विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला देखिए क्या लिखा गया है, तेन। तेन माने मित्रों जब सह का तृतीय विभक्ति एक वचन करेंगे तो तेन होता है, इसलिए हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, विकल्प सी, यानी तीसरा विकल्प सही हो गया मित्रों क्या, कि आहम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है मया। इस प्रकार फिर देखिए मित्रों हमारा अगला प्रश्न यानी 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या है पूछा, यानी 16वां प्रश्न में देखिए मित्रों क्या लिखा है कि पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। इसमें मित्रों देखिए यानी जो विकल्प दिए गए हैं इसमें पितृ यानी पिता, जो पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या है मित्रों, देखिए यानी पिता रूप चलता है पिता, पितरौ पितरः, पितरम पितरौ, पितृन पित्रा, पितृभ्याम पितृभी। मित्रों जहां पर पितृभी होगा वही विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर देखिए मित्रों पितरम लिखा है, यानी ये पूछा होता कि पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो मित्रों पितरम, यानी पिता पितरौ पितरः, पितरम होता है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप होता पितरम। आगे देखिए पितृभी पूछ लिया मित्रों, यानी पितृभी लिखा गया है, यही पितृभी क्या होगा, विकल्प में सही होगा। यानी देखिए यानी जो 16वां प्रश्न है, 16वें प्रश्न का विकल्प जब हमारा सही होगा मित्रों कौन सही हो जाएगा, बी, यानी पितृभी जो है हमारा विकल्प सही होगा। आगे देखिए पितृ पूछा है। फिर अगला देखिए पितृराम पूछा है मित्रों, जब यानी षष्ठी का बहुवचन पूछा होता तब वह पितृराम, यानी मित्रों जहां पर देखिए नाम या राम आए वह षष्ठी का बहुवचन होता है। इस प्रकार से इस 16वें प्रश्न का विकल्प यानी इसका उत्तर क्या सही होगा, विकल्प बी, यानी दूसरा जो विकल्प दिया वही सही होगा पितृभी। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यह है कि रामायई रमा शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है। इसमें देखिए मित्रों रमायई यानी जब आकारांत, ईकारांत, उकारांत पर ऐ की मात्रा हो तो वह चतुर्थी एक वचन का होता है। जैसे सीता है तो सीतायै, गीता है तो गीतायै, लता है तो लतायै। इसी प्रकार से मित्रों देखिए क्या लिखा है, रमायै लिखा है, यानी चतुर्थी विभक्ति एक वचन जहां पर जिस विकल्प में हमको दिखाई देगा वही विकल्प हमारा सही होगा। इसमें देखिए यानी 17वें में देखिए विकल्प पहला है कि चतुर्थी एक वचन दिया है, फिर अगला तृतीय या द्विवचन दिया है, फिर चतुर्थी आगे देखिए चतुर्थी बहुवचन दिया है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए जैसे सीतायै, गीतायै, लतायै होता उसी प्रकार से रमायई है, तो यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, इसलिए मित्रों विकल्प कौन सही हो जाएगा, पहला विकल्प। इसमें पहला विकल्प सही हुआ। फिर अगला देखिए है 18वां प्रश्न है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण है, यानी इसमें जो विकल्प में जो वर्ड लिखे गए हैं कि
किस विकल्प के वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात मित्रों यानी सभी वर्ग 5 होते हैं, यानी का देव मावसा नाम स्पर्शा, का से लेकर के मां तक जो होते हैं वही स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी वर्ग 5 होते हैं। हर वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो देखिए जिस विकल्प में हर वर्ग के तीसरे वर्ण होंगे, यानी 5 वर्ग के 5 वर्ण दिखाई देंगे, तीसरे वर्ण होंगे, वही विकल्प हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए पहला विकल्प क्या है, जा बा गा डा। इसमें मित्रों देखिए 4 ही हैं, इसलिए नहीं होगा। फिर आगे देखिए दूसरा है कि जा बा गा डा दा, ये मित्रों इसमें सभी वर्ग के तीसरे वर्ण हैं, इसलिए विकल्प सही हुआ। आगे देखिए झा भा घा ढा धा, ये भी मित्रों विकल्प गलत होगा। आगे खा फा छा ठा था, यदि ये भी गलत होगा, इसलिए हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इसमें जो विकल्प होगा हमारा मित्रों देखिए यानी जस प्रत्याहार का यही विकल्प भी सही हो जाएगा, यानी जा बा गा डा दा, यही जो होते हैं यही जस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण होते हैं। मित्रों देखिए फिर हमारा यानी अगला 19वां प्रश्न क्या है। 19वां प्रश्न ये है कि वेदांगों की संख्या है। वेदांग मित्रों कितने होते हैं, वेदांग आपके यानी देखिए जब वेद आए तो वेद 4 और वेदांगों की जब संख्या पूछी जाए तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। इसमें देखिए यानी वेदांगों की संख्या कितनी मित्रों है, 6 है। जैसे पहला शिक्षा है, शिक्षा के बाद कल्प है, कल्प के बाद व्याकरण है, व्याकरण के बाद निरुक्त है, निरुक्त के बाद ज्योतिष है, ज्योतिष के बाद छंद है, यानी छंद और ज्योतिष है। देखिए मित्रों यानी पहला जो इसमें वेदांग है, पहला शिक्षा है, शिक्षा। फिर इसके बाद नंबर 2 पर कल्प है, शिक्षा कल्प हुआ। फिर इसके बाद तीसरा है व्याकरण। फिर देखिए चौथा निरुक्त है, निरुक्त निरुक्त है। फिर इसके बाद 5वां छंद है, छंद के बाद जो 6वां है, 6वां मित्रों आता है ज्योतिष, ज्योतिष। ये देखिए मित्रों हमारे क्या हैं वेदांग, यानी वेदांग 6, और यदि वेद पूछे जाए तो वेद 4 होते हैं। आगे देखिए मित्रों इसमें यानी वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। हमारा विकल्प कौन सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा 6। फिर देखिए मित्रों आगे इसमें क्या दिया था 4, अगर वेद पूछा होता तो वेद 4 होते। फिर आगे देखिए 9 पूछा है, यदि मित्रों स्वरों की बात की गई होती है, यानी इसमें प्रश्न आया होता है कि स्वर कितने होते हैं, तो 9 स्वर होते हैं। फिर आगे देखिए अगला यानी विकल्प डी जो है इसमें 14 लिखा है। यदि मित्रों महेश्वर सूत्र पूछा होता है तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी, 14 होती, इसलिए विकल्प हमारा इसमें कौन सही हो गया, ए, यानी वेदांगों की संख्या 6 है। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है कि हा का उच्चारण स्थान है। मित्रों हा का उच्चारण स्थान जैसा पहला सूत्र है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ ह्रस्व और दीर्घ, फिर उसके बाद कु का मतलब पूरा कवर्ग, हा और विसर्ग जो होते हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो हा का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। मूर्धा का जैसे देखिए इसमें विकल्प दिया मूर्धा, यानी ऋतु रसाड़ा मूर्धा, रीरा पूरा टवर्ग और खष्टी सा जो होता है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। आगे तालु दिया है, यानी ईच व्यसा नाम तालु, ह्रस्वी और दीर्घी पूरा चवर्ग तथा जो बड़ा सा होता है वह जो उसका उच्चारण स्थान होता है तालु होता है। फिर आगे देखिए दंत दिया है, दंत का मतलब लृतुलसा नाम दंता, लृला और पूरा तवर्ग जो होता है तथा छोटा सा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। इसलिए मित्रों इस जो 20वां प्रश्न है कि हा का उच्चारण स्थान क्या है, आगे देखिए कंठ मिला है, यानी कंठ ही हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी इस प्रकार से देखिए मित्रों यानी 20वां प्रश्न था, 20वां प्रश्न का उत्तर क्या सही हुआ, यानी हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर देखिए मित्रों अगला यानी 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है भूत बलि पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। यानी भूत बलि मित्रों जहाँ पर यानी हित बलि अथवा रक्षा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान तत्पुरुष होता है। जिससे भूत बलि हो गया, ब्राह्मणाय हितम हो गया, गो रक्षितम हो गया यानी गाय की रक्षा। तो इसलिए मित्रों इसमें भूत बलि ही आ गया। भूत बलि माने भूत के लिए बलि।
तो इसलिए के लिया गया, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति। अर्थात मित्रों ये संप्रदान तत्पुरुष होता है तो इसमें जो विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। यानी भूतबली पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? तो इसमें मित्रों होगा चतुर्थी। मित्रों देखिए उपदारु भी इसी में आता है, चतुर्थी में आता है, और भूतबली ही आ जाए इसमें मित्रों यानी चतुर्थी विभक्ति होता है। यदि गोरक्षितम आ जाए यानी गाय की रक्षा आ जाए तब भी कौन सा यानी कौन सी विभक्ति होगी? तब भी चतुर्थी ही विभक्ति होती है। फिर मित्रों देखिए इसमें अगला प्रश्न क्या? 22वां प्रश्न है कि नदी शब्द में विभक्ति और वचन है। मित्रों नदी यानी नदी का जब रूप चलाएंगे तो नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी है, फिर नद्या नदीभ्याम नदी भी होता है। तो नदी आया है इसलिए मित्रों इसमें द्वितीया विभक्ति और बहुवचन का रूप होगा। तो इसमें देखिए यानी द्वितीय विभक्ति यानी नदी, नदी शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? तो जिसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखा होगा वही विकल्प सही होगा। तो इसमें देखिए पहला विकल्प क्या है? द्वितीया यानी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये गलत है। फिर अगला देखिए द्वितीय बहुवचन है यानी मित्रों यही विकल्प सही है। आगे देखिए क्या लिखा है? आगे है तृतीया बहुवचन, ये गलत है। फिर षष्ठी का भी बहुवचन है इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें जो मित्रों विकल्प हमारा हो जाएगा, विकल्प कौन सा होगा? नदी में द्वितीया का बहुवचन, यही सही होगा। फिर मित्रों देखिए 23वां प्रश्न क्या है? 23वां प्रश्न है कि रामेशु शब्द में विभक्ति और वचन है। रामेश मित्रों देखिए जब खष्टी सापेक्ष हरसु की मात्रा या छोटा सा पे हरसु की मात्रा हो तो वह सप्तमी का बहुवचन होता है, जिसे बालिके बालिके बालिकेसु, रामे रामे हो रामेशु होता है। तो यहाँ रामेशु लिखा है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। इसमें देखिए पहला क्या विकल्प दिया है? चतुर्थी एक वचन, ये गलत है। यानी यदि मित्रों देखिए रामाय दिया होता तो सही होता। फिर तृतीय द्विवचन यानी रामम रामो ये होता तब सही होता। फिर आगे यानी तृतीया का जब द्विवचन दिया है तो इसमें मित्रों देखिए यानी रामेण रामाभ्याम होता तब सही होता। फिर आगे देखिए क्या चतुर्थी बहुवचन दिया है, चतुर्थी बहुवचन का यानी रामाय रामाभ्याम रामेभ्या होता तब सही होता। फिर आगे देखिए क्या दिया है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप, यानी मित्रों इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी। यानी रामेशु, रामेशु में कौन सा विभक्ति कौन सा कारक है? यानी जब मित्रों कारक पूछा जाए तो अधिकरण कारक होगा, विभक्ति पूछी जाए तो सप्तमी विभक्ति और वचन पूछा जाए तो बहुवचन का रूप है। फिर आगे देखिए 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न है कि एकोन विंशति हिंदी संख्या का बोधक है। अर्थात मित्रों एकोन विंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? विंशति माने होता है 20, विंशति माने 20 और एक माने एक, ना माने नहीं। विंशति माने 20 में, अर्थात 20 में एक नहीं होगा तो कितना कहा जाएगा? अर्थात मित्रों जब 20 से एक कम कर देंगे तो 19 होता है। इसको 9-10 भी कहते हैं, ऊन विंशति भी कहते हैं। यदि मित्रों हमको विकल्प में यानी देखिए अगर एकोन विंशति ना मिले, ऊन विंशति मिल जाए तब भी वह विकल्प सही होगा। अगर 9-10 मिल जाए तब भी विकल्प सही होगा। इसलिए मित्रों देखिए इसमें यानी एकोन विंशति 20 में एक नहीं, अर्थात 20 में एक कम, अर्थात 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोन विंशति। तो जो विकल्प में होगा वही सही होगा। पहला देखिए 12 दिया है, द्वादश होता तब सही होता। 14 दिया है, चतुर्दश होता तब सही होता। फिर 19 दिया है, मित्रों विकल्प सही होगा। आगे देखिए 21 दिया है, यानी यदि एक विंशति दिया होता यानी 20 में एक और जोड़ देंगे तब कितना होगा? 21, तब वो सही होता। इसलिए मित्रों 24वां का विकल्प कौन सही होगा? 19। यानी देखिए जो विकल्प सी है यही हमारा सही होगा, उत्तर यानी यही उत्तर होगा। फिर अगला देखते हैं 25वां। देखिए प्रश्न क्या है? ददति क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। मित्रों देखिए ददति बहुत बार पूछा है, यानी ददाति दत्ता ददति, यह प्रथम पुरुष यानी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। मित्रों यहाँ ददति देख करके प्रथम पुरुष से वचन ना कर दीजिएगा, नहीं तुरंत गलत हो जाएगा। यानी ददाति दत्ता ददति होता है। तो इसमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन यदि हमको विकल्प मिलता है तो वही हमारा विकल्प सही होता है। चलिए देखिए इसमें देखते हैं, विकल्प देखते हैं। इसमें देखिए मित्रों
पहला विकल्प क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ये है, ये सही होगा। फिर आगे देखिए लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन दिया, ये गलत होगा। फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दिया, अगर ददाती होता तब सही होता। फिर लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन दिया है, इसलिए मित्रों इसमें जो विकल्प हमारा होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प, यानी ददाती क्रियापद में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। देखिए मित्रों अगला यानी 26वां प्रश्न है। 26वां प्रश्न है कि अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय किसे कहते हैं मित्रों, यानी आ माने ना, बे माने खर्च करना, जिसे खर्च ना किया जा सके उसी को अव्यय कहते हैं। तो इसमें यानी जो शब्द होते हैं, यानी अव्यय शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द के लिंग पुरुष वचन और काल में कोई परिवर्तन ना किया जा सके उसी को अव्यय के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए मित्रों, जैसे कुत्र, कुत्र माने होता है कहाँ, अत्र माने यहाँ होता है, स्व माने आने वाला कल होता है, माने बीता हुआ कल, यही मित्रों जो होते हैं अव्यय होते हैं। तो कुत्र माने कहाँ, स्व माने आने वाला कल और अत्र माने यहाँ होता है। ये मित्रों देखिए तीनों अव्यय हैं। फिर अगला देखिए विकल्प जो चौथा है, चौथा विकल्प है अहम। अहम माने होता है मैं, यानी ये सर्वनाम है, इसलिए मित्रों ये कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, यही यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। यानी 26वां जो प्रश्न था अव्यय शब्द नहीं है, तो चौथा विकल्प जो डी है अहम वही सही हुआ। फिर अगला देखिए 27वां प्रश्न क्या है कि परितः के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है, किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मित्रों परितः यानी अभितः परितः समयानिक्षा हा प्रतियोगे अपि के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए मित्रों अभितः माने यानी दोनों तरफ, परितः माने चारों तरफ, निक्षा माने निकट, समय माने समीप। इसमें मित्रों किस विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परितः आया है, इसलिए मित्रों देखिए पंचमी नहीं होगा, द्वितीय दूसरे विकल्प में है, इसलिए कौन विकल्प सही हो जाएगा, द्वितीय। फिर देखिए मित्रों अगला यानी 28वां प्रश्न क्या है। 28वां प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं, यानी उत्तर जो रामचरितम इसके रचनाकार कौन है। तो मित्रों इसके रचनाकार हैं भवभूत जी, यानी इन्होंने नाटक लिखा, इसमें 7 अंक हैं, यानी इनकी रचनाएं हैं उत्तर रामचरितम है, महावीर चरितम है और मालती माधव है। तो मित्रों देखिए पहला विकल्प क्या है, बाणभट्ट हैं, यानी बाणभट्ट जी ने कादम्बरी लिखा, कादम्बरी के बाद हर्षचरित लिखा। फिर अगला देखिए दंडी हैं, दंडी ने काव्यादर्श लिखा, अवंती सुंदरी की कथा और 10 कुमार चरितम की रचनाकार दंडी जी हैं। फिर भवभूत देखिए मित्रों तीसरा विकल्प जो हमारा होगा यही सही होगा, क्या है भवभूत। चौथे पर भारवी हैं, इसलिए मित्रों यानी उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है, भवभूत जी हैं, यानी तीसरा विकल्प सही हुआ। फिर अगला देखिए 29वां प्रश्न क्या है। 29वां प्रश्न है कि महर्षि जाबाली जो ऋषि थे, यानी महर्षि जाबाली के पुत्र का नाम है, उनके पुत्र का क्या नाम था। तो उनके पुत्र का नाम मित्रों हारित था। इसमें देखिए श्वेत केतु दिया है, श्वेत केतु जो पुंडरीक यानी पुंडरीक के पिता का नाम श्वेत केतु और माता का नाम लक्ष्मी था। फिर आगे देखिए हारित है, वही जाबाली ऋषि के पुत्र का नाम हारित था। आगे चंद्रापीठ है, चंद्रापीठ मित्रों तारापीठ और विलासवती रानी थी, उनका पुत्र जो था वो चंद्रापीठ था। आगे वैशंपायन है, वैशंपायन मित्रों यानी सुकनास और मनोरमा का जो पुत्र था उसका नाम वैशंपायन था। फिर आगे देखिए मित्रों यानी इस प्रकार से 29वां जो प्रश्न है 29वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही विकल्प हो जाएगा हारित, यानी जाबाली ऋषि के पुत्र का क्या नाम था, हारित था। फिर देखिए मित्रों आज का अंतिम प्रश्न यानी 30वां प्रश्न क्या है कि आ ई उ री ली किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चलिए मित्रों हम इसमें प्रत्याहार भी देख लेते हैं, यानी ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए महेश्वर सूत्र पर चलेंगे तो पहला सूत्र होगा अयुड़, फिर इसके बाद री लिरिक। अब देखिए मित्रों यही पूछा यानी आ ई उ री और ली किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों देखिए इसमें आ को जब का से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अक बन जाएगा, का छूट जाएगा और रा छूट जाएगा। तो कौन कौन अक्षर बचा, आ बचा, यानी देखिए इसमें आ ई उ और री तथा लरी, ये देखिए मित्रों वर्ण बचे, अर्थात यही यहाँ आए हैं। तो इसलिए जो विकल्प में होगा यानी अक
आया है अक प्रत्याहार निकला है, तो इसमें मित्रों विकल्प कौन सही हो जाएगा? ए। यानी मित्रों विकल्प ए जो हमारा इस प्रश्न का उत्तर था वही विकल्प कौन सा था? यानी पहला विकल्प सही हुआ कौन सा? अक। यानी आ ई उ री री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो वही मित्रों अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से देखिए मित्रों आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से इसी नए यानी दूसरे अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।